नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो नोटिफिकेशन आया है 1/2024 यानी एएलपी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी पूरी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। किसमें कितने पेपर होते हैं, इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए, किसके कितनी फीस लग रही, कितने पेपर होते हैं, किस पेपर से आपका से मेरिट आपकी रेडी की जाएगी। ये सारे पेपर तो आपने दिए, CBT 1 CBT 2 और CBA 83 हैं, तो लेकिन मेरिट किससे बनेगी उसकी पूरी जानकारी देंगे। क्या आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी है उसके लिए भी हम बात करेंगे। इसके बाद फाइनल डीबी और मेडिकल तक की हम बात करने वाले हैं। हमने दोस्त कैसे स्ट्रेटेजी बनाई थी अपनी, मैंने कैसे सिलेक्शन लिया दोस्त। मैं 2018 में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर। 2018 में हमारा सिलेक्शन हो गया था, जो वैकेंसी पिछले टाइम पे आई हुई थी। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, चलते हैं कहाँ से कितना वैकेंसी, पूरी जानकारी देंगे हम आपको। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। इन नोटिफिकेशन में देखिए फॉर्म फिल करना होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 20 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। कब तक फिल कर सकते हैं, तो आप 19 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाइट में 23:59 यानी रात में 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो छोटा छोटा नोटिफिकेशन में जो ये दिया गया है, देखिए असिस्टेंट एएलपी के पोस्ट के लिए है। ये लेवल 2 का वैकेंसी होता है। इसका ग्रेड पे 19,900 रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 रहता है। और इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए दोस्त, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, वैकेंसी की बात करें तो 5696 है। अब आप ये मत कहने लगना कि सर केवल 18 से 30 वाले ही दोस्त, वो जैसे SC ST है ना, उसको 5 ईयर का छूट दिया गया है। OBC है तो उसमें 3 ईयर का कुछ ऐसे करके छूट दिया गया, उनको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपका जो एज है 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। लेंगे, देखिए कुछ डिटेल इसके मेडिकल के बारे में दिया है। जैसे A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बोला अभी। ये फिजिकली फिट एंड द रेस्पेक्ट, यानी कि A1 स्टैंडर्ड में आपको फिट होना पड़ेगा। इसमें दोस्त आपका चेकअप जो होता है ना, पूरी बॉडी का होता है, बहुत ही अच्छे से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो विज़न पे किया जाता है। ठीक, यानी आपका आँखें जो है ना, आई है वो एकदम फिट होनी चाहिए, यानी 6/6 होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो बहुत ही धुंधले हैं, यानी कि आँखों के इतना अच्छे से दिखना चाहिए कि छोटे वर्ड, बड़े वर्ड, नज़दीक का, दूर का, और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सारे टेस्ट होते हैं। ये आप पे अच्छे से फिट होना चाहिए, यानी आँख आपकी अच्छे से सेव रखनी है उनको बहुत ही अच्छे से मेडिकल के टाइम तक। इसके बाद तो वर्किंग में तो नो प्रॉब्लम, वो तो चलता है, स्पेक्टिकल का भी यूज करते हैं। आगे देखिए आप, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है 500 फीस लगेगी अभी आपकी। लेकिन जैसे ही CBT 1 आप एग्ज़ाम दे लेंगे, इसके बाद में क्या होता है, कुछ जो बैंक का चार्ज होता है ना, वो काट के आपका बाकी का फ़ी रिटर्न कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। 400 समथिंग ऐसे रिटर्न कर देते हैं। ये 250 है ना, कुछ चार्ज कटता है बैंक का, उसको काट के इसको रिटर्न कर देते हैं 250 को। टाइम है आपका, पढ़ाई का टाइम है। अब देखिए हम बात करने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करने से पहले आप दोस्त ये और समझ लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन एक्चुअल में क्या होनी चाहिए फॉर्म के लिए। ऊपर में तो अभी नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम एग्ज़ाम जो ये है ना, पेपर, इनकी बात करने वाले। क्वालिफिकेशन आप 10th क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस इसके साथ ही साथ या फिर ITI हो आप, या क्या होना चाहिए, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा नहीं है तो BTech होना चाहिए। क्या होना चाहिए, BTech। लेकिन उसमें भी कुछ ट्रेड, पर्टिकुलर ट्रेड से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल्स है ना, इस तरीके से कुछ मैकेनिकल वगैरह जो ट्रेड है ना, उन्हीं से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो पहले प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। हम इसका वीडियो का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किस किस ट्रेड वाले। अब बात करते हैं, देखिए एग्ज़ाम को कितने पेपर होंगे। अब पहली बात है CBT 1 की। CBT 1 के बारे में बात करें तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग नेचर
यानी इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, लेकिन पेपर क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्योंकि दोस्त जब फर्स्ट स्टेज ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, यानी एक तरीके से बोले प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो मेंस में कैसे जाएंगे, तो प्री क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसमें क्या होता है दोस्त, 75 नंबर का पेपर होता है। कितना, 75 नंबर का पेपर होता है। 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए, और 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है इस पेपर में। ठीक, क्वालिफाई, ओनली क्वालिफाई होने के लिए आपको जो यूआर कैटेगरी है उसको 40% मार्क्स लाना पड़ता है, और एससी और एसटी जो हैं उनको 30% ही मार्क्स लाना पड़ता है। लेकिन दोस्त आपको एक बात बोलूँ, सिर्फ क्वालिफाई करने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है, कुछ भी नहीं। आप क्वालिफाई नहीं सोचना है, आपको टॉप करने का सोचना है, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्वालिफाई का बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको 100 में 100 मार्क के आना है, इतना बढ़िया पेपर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पहली बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर यानी CBT 2 की। इसमें देखिए दोस्त, CBT 2 में क्या है कि CBT 2 में आपके दो एक पेपर होते हैं, एक ए पार्ट और बी पार्ट। यानी आप बोले तो जो CBT 2 है ना, इसके दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट क्या होता है, ये 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, और इसमें क्या होता है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहता है। अब इसी में होता है बी पार्ट। दोस्त जो ये ए पार्ट है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही ए पार्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यानी जो CBT 2 है, यानी एक तरीके से बोले जो मेंस है, मेंस में दो पेपर होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट का ही 70% वेटेज क्या होता है, मेरिट में जोड़ा जाता है। यानी कि यही पार्ट आपको क्या होगा, सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्या, बी पार्ट भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ए पार्ट। बी पार्ट जरूर सिलेक्शन मेरिट में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन बी पार्ट में क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर बी पार्ट में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। बी पार्ट में क्या होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी जो बी पार्ट होता है, बी पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ए पार्ट में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन बी पार्ट में क्वेश्चन कौन से आते हैं दोस्त, आपने एक फॉर्म फिल करते समय ट्रेड चूज़ किया होगा ना, ट्रेड। एक इसी में ट्रेड में क्या होता है कि जो आप ट्रेड लेते हैं उसमें कुछ ट्रेड से रिलेटिव ही क्वेश्चन आते हैं। वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते हैं, नॉर्मल आपका बेसिक जानकारी लिया जाता है। कुछ दोस्त तो ये भी बोल रहे थे ट्रेड क्या लें, हमारे पास बहुत सारे हमारे दोस्तों के फ़ोन आए कि आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आपने कौन सा ट्रेड लिया। मेरा था दोस्त मैकेनिकल ब्रांच बीटेक, तो मैकेनिकल से मैंने मिलराइट लिया था। मिलराइट का मतलब यानी कि जो पार्ट्स होते हैं ना, ये लीथ मशीन क्या होता है, मिलराइट का प्लेनर, इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके पूछा जाता है। बेड क्या होता है, कितने टाइप के टूल्स लगते हैं, क्या, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर। इसमें क्या होता है, आपको 35% मार्क्स कंपलसरी लाना ही पड़ता है। जो पिछली बार भी ज़्यादा लड़के जो मेंस में बाहर हुए थे वो बी पार्ट में ही बाहर हुए थे। ए पार्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करके बी में बाहर हो गए, क्यों, क्योंकि वो सोचते रहे कि ए मेरिट बनाएगा, बी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ए मेरिट तो बनाएगा, लेकिन बी भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना ए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बी के बिना आप ए को के चाहे 100 में 100 ला दें, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे अगर बी में परफॉर्म नहीं किया। 35% मार्क्स इसमें भी लाने होते हैं, कंपलसरी है। ठीक है, हम बात करते हैं CBT 3 की, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग एक क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में क्या होता है, इसमें 5 टाइप का बैटरी टेस्ट आता है। यानी कि अब जब आपका 1, 2 क्वालिफाई हो जाएंगे आप, तो इसमें 5 टाइप का बैटरी टेस्ट मिलता है। जैसे ट्रैक टेस्ट होता है ना, ब्रेक टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट होता है, क्लॉक टेस्ट होता है ना, विजन टेस्ट, इस कैसे करके 5 टाइप के बैटरी टेस्ट आते हैं। वो आपका थर्ड पेपर में होता है। इसमें साइको का अभी हमने आपको बताया था, जो आप बी पार्ट सॉल्व किए थे ना, CBT 2 का ए पार्ट, CBT 2 का
ए पार्ट जो आप सॉल्व किए थे ना, इसका मैंने बोला था आपका 70% मार्क्स, और साइको का यानी जो एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे आप, जो CBAT थर्ड है ना, इसका 30% मिला के ही फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। जो नंबर आएंगे वही आप सी से आपकी मेरिट बन के रेडी होगी और आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसके बाद में क्या होगा, जब आप फाइनल मेरिट में आ जाएंगे तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी डीवी में दोस्त मैं यही कहूँगा, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो प्लीज़ पहले से सही करा लें, नहीं तो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। कहीं उसके लिए एफिडेविट बनाओ, कहीं उसके लिए एफिडेविट, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप अभी से सही करा लें। इसके बाद में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो आइली तरीके से मेडिकल होता है वो आइज़ का होता है, आँखों का होता है। हालांकि पूरी बॉडी का अच्छे से चेकअप होता है, लेकिन आइज़ को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो आप बात करें कि सिलेबस वगैरह क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ऑलरेडी टाइम इतना ले लिया हूँ। सिलेबस की बात करें तो मेन पार्ट क्या है, देखो रीजनिंग है अपना, मैथ है, ठीक, इसके बाद साइंस है, साइंस के बाद में आपका जीके है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मैथ और रीजनिंग तो सभी मार देता है 100% है ना। अगर 100 मार्क्स का आ जाए पेपर मैथ और रीजनिंग का, तो 100 में 100 मार्क के आएंगे, हमको इतना मालूम है, ये तो सभी कर देता है। लेकिन फंसता कहाँ है, साइंस और रीजनिंग में। साइंस का बहुत वेटेज रहता है, साइंस का ऐसे मान के चलिए कि 30 से 40 क्वेश्चन तक आता है साइंस का, तो इसलिए साइंस का वेटेज बहुत रहता है। पिछली बार भी साइंस का वेटेज बहुत रहा था, इसलिए साइंस और जीके पे भी उतना ही फोकस करना है जितना रीजनिंग और मैथ पे करना है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी। आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे बोलता हूँ। सिलेबस आपको देखना है तो साइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, पूरा यही रहता है, मैंने जो आपको बता दिया है। अब इसमें जो ट्रेड का है, एक बात थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं आपको कि ट्रेड क्या लें। जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, वो कौन कौन सी ट्रेड को चूज़ कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन खुल के आता है, क्या रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आर्मेचर, वायरमैन। अब इसमें तो मैं यही बोलूँगा, जिस सब्जेक्ट पे आपका ज़्यादा पकड़ रहा हो उसी को आप चूज़ कीजिए, क्योंकि ये कौन सा पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, ट्रेड चूज़ करने वाला, जो CBT 2 था ना, उसमें A और B पार्ट था, ये B पार्ट का सिलेबस है दोस्त। इसमें आपको वही मतलब ट्रेड को चूज़ करना है जो सब्जेक्ट आपका अच्छा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप उस सब्जेक्ट को पलट के केवल देख लेंगे, आपका उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अंदाजे से भी थोड़ा पढ़ के अंदाजे से भी मार देंगे ना, तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 35 मार्क्स आ जाते हैं, है ना। 75 मार्क्स का होता है, 35 फिर भी आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर ज़रूर है, लेकिन अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे, इसलिए इस पर भी उतना ही ध्यान देना है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो फेवरेट मजबूत सब्जेक्ट हो उससे आप कीजिए। मैंने आपको बताया था मैं मैकेनिकल से था, तो मैंने जब चूज़ किया सब्जेक्ट तो मिलराइट चूज़ किया था, कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पूछता है, मशीन्स के बारे में पूछता है, उसके कितने टाइप के टूल्स लगते हैं, इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, तो मैं मिलराइट चूज़ किया था। आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप वो वाला ट्रेड चूज़ करें, वो आपका मर्जी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो आपको ये ट्रेड्स ओपन होके आएंगी, जिससे आपने ट्रेड से डिप्लोमा या ITI या जो भी किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ट्रेड ओपन होके आएंगी। आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। आगे देख कि और एक ही जगह से फॉर्म अप्लाई करना है, कहीं भी 2 जोन से फॉर्म अप्लाई मत कर देना। अगर आपने 2 जोन से कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका दोनों जगह का ही फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार एक नज़र में वैकेंसी कहाँ कहाँ कितना क्या है। ये देखिए अहमदाबाद में यानी WR में कितना टोटल वैकेंसी है, 238। आपको अगर अपना अपना कैटेगरी वाइज देखना है तो देख लेना, ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा अगर मैं एक एक बोलूँगा तो। आप एक बार में क्या है कि बेसिक जो ये टोटल वैकेंसी है ना, मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। जो अहमदाबाद से देखिए 238 है, अजमेर से 228 है, बंगलौर से 473, भोपाल से
219 प्लस 65, यानी दो जोन दो जोन है ना भोपाल, उसमें क्या है WCR कुछ पार्ट WR का भी आता है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे भुवनेश्वर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे 280 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी देख लीजिए आप। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ना दोस्त, वो कहाँ है, वो बिलासपुर में है, 1192। इसमें भी कुछ पार्ट CR का भी आता है बिलासपुर में। CR वाले सेंट्रल रेलवे, जो आपका नागपुर डिवीज़न वगैरह पड़ता है, सेंट्रल रेलवे मुंबई वाला, तो ये इसमें 124 वैकेंसी तो इसमें है। और ऐसी CR है ना साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसमें देखिए 1192 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है आपकी। ठीक, इस तरीके से देख लीजिए टोटल वैकेंसी। आप इधर पे चाहें तो इधर देख सकते हैं स्क्रॉल करके, इस तरीके से ये टोटल वैकेंसी का कॉलम है। एक सर्विस है, अपनी कैटेगरी वाइज देखना है तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। एक एक करके मैं बोलूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा। और टोटल वैकेंसी पे एक नज़र डाल लेते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें, जो ER की 2499 है। टोटल वैकेंसी की का बात करें तो 5696 है, यानी 5696 वैकेंसी, कुल 5696 वैकेंसी। दोस्त 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था ना, तो इतनी वैकेंसी तो एक एक जोन से थी असिस्टेंट लोको पायलट की, लेकिन इस बार टोटल वैकेंसी 5696 है। क्या करें, इतना कम कैसे आया नहीं बता सकते। वैसे काफ़ी कम वैकेंसी है, वैकेंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। दोस्त ये तो जो अच्छी से कुछ जानकारी थी, वो कैसे सिलेक्शन लेना आपको, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी अच्छी सी तैयार करना है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ही कम है और मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है। मैं तो ये कहूँगा कि रीजनिंग और मैथ तो ऑलरेडी आप अच्छे से कर ही रहे होंगे, उसके साथ साथ क्या है कि साइंस पे भी बहुत फोकस कीजिए। और जो GK वगैरह है ना, GK क्या बोले आप, जनरल अवेयरनेस बोलिए, जनरल अवेयरनेस है ना, वो कम से कम आपको अगर देखना है 1.5 ईयर का देखना, लेकिन कम से कम 1 ईयर का तो देखना ही है। अगर हो सके तो आप पिछले हाफ ईयर का और देख लेना, है ना, तो उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और साइंस में बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि साइंस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और आप रीजनिंग और मैथ पे भी फोकस करना। अगर वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ऐसे ही पल पल मिलती रहे। दोस्त ऐसी ही हम आपको नेक्स्ट टाइम पे भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट भी जो वीडियो आएगा दोस्त, हम उसमें आपको बता देंगे कि CVT 1 में क्या होता है, CVT 2 में क्या होता है, कितने नंबर का आता है पेपर, क्या होता है, पूरा अच्छे से डिटेल में दे देंगे। इसलिए नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम पे कभी टाइम मिलेगा तो हम ये भी बताएंगे मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था और कहाँ से हुआ था। और एक बात कि अब कई दोस्त मेरे कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर कहाँ से फॉर्म कर दें। भाई कहाँ से फॉर्म फिल कर देना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो जाए। दोस्त वैकेंसी हर जगह पे बहुत कम है, तो मैं तो यही कहूँगा, आपकी मर्जी है। आगे आप जो आपका जोन है ना, जिसके आप नज़दीक में हैं, जो आपके घर के पास में पड़ता है जोन, वहीं से फॉर्म फिल कीजिए। और इसके बाद आपकी मर्जी है जहाँ से भरना चाहें। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं अगर, तो NCR से आप डाल सकते हैं, NR से डाल सकते हैं। और मान लीजिए कहीं दक्षिण भारत में हैदराबाद साइड से हैं तो आप सिकंदराबाद से SCR से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं गोरखपुर साइड UP झारखंड इस साइड के तो NER से अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में हैं तो कहीं पटना से अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड वगैरह थे तो रांची से अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपनी अपनी मर्जी है आपको दोस्त, जहाँ से भी अप्लाई करना है। फ़ाइट तो हर जगह पे बहुत ही तगड़ी रहने वाली है, इसलिए मेहनत अच्छे से करना है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो। मिलेंगे इसी आशा के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।